हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेस क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर रोटेशनल मोशन। ये है 11th क्लास का एक चैप्टर। देखो, चैप्टर बड़ा ही इमेजिनेशन से भरा ये चैप्टर है। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको बहुत सारी अपनी इमेजिनेशन लगानी पड़ेगी। ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स थोड़ा इसलिए बन जाता है क्योंकि रोजमर्रा की जो लाइफ है उसमें हम टॉपिक्स देखते तो हैं, बट इसकी जो एप्लीकेशन है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। मतलब किसी भी बॉडी की रोटेशनल मोशन को स्टडी करने के लिए जो पैरामीटर्स को हम यूज करते हैं उनको इमेजिन करना पड़ता है। पॉइंट ये है, इसलिए चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट डोंट वरी, मैं आपको आसान बना के टॉपिक्स को आसान बना के आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर रोटेशनल मोशन। तो स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि रिजिड बॉडी और फिक्स्ड एक्सिस क्या होती है। देखो, रिजिड बॉडी क्या होती है? एक ऐसी बॉडी जो रोटेट करते वक्त अपने सारे पार्ट साथ रोटेट करवाए, दैट इज नोन एज ए रिजिड बॉडी। और दूसरी कि वो रोटेट करते वक्त अपनी शेप को चेंज ना कर ले, ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। क्या होती है रिजिड बॉडी? एक ऐसी बॉडी जो रोटेट करते वक्त सारे पार्ट्स को अपने साथ रोटेट करवाए, कोई पार्ट अलग रोटेट ना करे, उसके साथ रोटेट करता हो, और रोटेट करते वक्त बॉडी की शेप चेंज ना हो, ऐसी बॉडी को बोलेंगे रिजिड बॉडी। और व्हाट इज ए फिक्स्ड एक्सिस? फिक्स्ड एक्सिस मींस कि जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है वो एक्सिस फिक्स हो, उसकी पोजीशन चेंज ना हो। जैसे मैं आपको इमेजिन करवाता हूं। आपने देखा ग्राउंड में एक पोल फिक्स्ड है ना? एक पोल होता है जैसे ग्राउंड में फिक्स्ड है। आपने उस पोल को पकड़ा और उसके आसपास आप घूमने लग गए। उस पोल को पकड़ के आप उसके आसपास घूमने लग गए। अब आप तो उसके पोल के आसपास घूम रहे हो, लेकिन जो पोल है वो फिक्स्ड है ना? तो इसका मतलब वो जो एक्सिस है जिसके आसपास आप घूम रहे हो वो एक्सिस इज फिक्स्ड एक्सिस। तो ये दोनों कंडीशंस, ये दोनों डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, फिर ही ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। रिजिड बॉडी एंड फिक्स्ड एक्सिस। ठीक है, हो गया क्लियर? ओके। देखो, व्हाट इज प्योर रोटेशन एंड प्योर ट्रांसलेशन। देखो, प्योर रोटेशन क्या होता है? प्योर रोटेशन बेसिकली एक तरह की एंगुलर मोशन ही है जिसमें एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी का हर पॉइंट सर्कल में मूव करता है, जिसका सेंटर लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एंड every point moves through the same angle during a particular time interval। मतलब प्योर रोटेशन में क्या होता है कि हर पॉइंट सर्कल में मूव करता है और सर्कल का एक ही एक्सिस रोटेशन होता है। दूसरी बात, हर पॉइंट किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे सेम एंगुलर डिस्टेंस मूव करेगा। ये तो होती है प्योर रोटेशन। ठीक है। दूसरा होता है प्योर ट्रांसलेशन। इसका क्या मतलब है? पहली बात है ये समझना आपके ट्रांसलेशन मीन्स लीनियर मोशन। तो एवरी पॉइंट ऑफ द बॉडी का हर पॉइंट एक तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, और दूसरा एवरी पॉइंट मूव्स थ्रू द सेम लीनियर डिस्टेंस ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। उसमें क्या था प्योर रोटेशन में? पर्टिकुलर ड्यूरिंग ए फिक्स टाइम इंटरवल हर पॉइंट सेम एंगुलर डिस्टेंस मूव कर रहा था। इसमें ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल हर पॉइंट सेम लीनियर डिस्टेंस मूव करेगा। ठीक है। वहां पे हर पॉइंट सर्कल में मूव कर रहा था, यहां पे हर पॉइंट स्ट्रेट लाइन मूव करेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्योर रोटेशन एंड प्योर ट्रांसलेशन। ठीक है, इतना समझ में आया? लेट्स मूव। अब देखो, ये मेरे पास एक आर्बिट्ररी किसी शेप की बॉडी है और इसके बीच में से बिल्कुल परपेंडिकुलर एक्सिस निकल रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं AOR, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर ये बॉडी सपोज करो ऐसे रोटेट करेगी तो बॉडी ये देखो इस एक्सिस के आसपास रोटेट करेगी। अगर मैं इस एक्सिस को फिक्स कर दूं तो ये बन जाएगा फिक्स्ड एक्सिस, और अगर घूमते वक्त बॉडी अपनी शेप चेंज नहीं करती तो ये बन जाएगी रिजिड बॉडी। अब देखो, इस बॉडी पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे पॉइंट्स इस बॉडी के साथ ही मूव कर रहे हैं। अगर ये पॉइंट मूव कर रहा है तो ये पॉइंट भी मूव कर रहा है, ये पॉइंट मूव कर रहा है तो ये पॉइंट मूव कर रहा है, सारे पॉइंट्स इकट्ठे मूव कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बॉडी अकेली मूव कर रही है, बॉडी के सारे पॉइंट्स इसके साथ ही मूव कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, समझ में आया? ओके। अब ये देखो, ये वही एक्सिस है, इसको मैंने लिया है आउट ऑफ पेज, मतलब ये एक्सिस आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। बॉडी को मैंने थोड़ा सा घुमा लिया और एक्सिस आउट ऑफ पेज, और इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब मान लो बॉडी की जो फिक्स्ड पोजीशन थी वो ये है। अब बॉडी क्योंकि घूम रही है, ये देखो बॉडी ऐसे घूम रही है, तो मैंने एक रेफरेंस लाइन ले ली, ये रेफरेंस लाइन। ये रेफरेंस लाइन पहले यहां थी,
अब क्योंकि लाइन घूम रही है, ये देखो बॉडी घूम रही है, तो घूम घूम के बॉडी यहाँ पे पहुंच गई, तो मैंने यहाँ पे रोक लिया यहाँ पे। तो यहाँ पे अब मैं स्टडी करता हूं कि रेफरेंस लाइन कितनी दूर पहुंच गई। तो लेट रेफरेंस लाइन ने डिस्टेंस तय किया s, ठीक है, और क्योंकि बॉडी एक सर्कल में मूव कर रही है, ये वाला सर्कल, तो मान लो इस सर्कल का डिस्टेंस हो गया, रेडियस हो गया r, और बॉडी ने लिया थीटा, मतलब बॉडी ने कवर किया एंगल थीटा, कहां से, किसी फिक्स पोजीशन से लेके अपनी रेफरेंस लाइन तक। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं कि एस, आर और थीटा में रिलेशनशिप क्या है। तो ज्योमेट्री ने हमें यह बताया कि थीटा इज एस अपॉन आर, ये रहा, थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। वेल, थीटा विल ऑलवेज बी इन रेडियंस। आप याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस में या ऐसी प्रॉब्लम्स में हम हमेशा थीटा को किस में लेंगे, रेडियंस में, बिकॉज दिस विल टेल अस द एंगुलर पोजीशन। तो किसी भी पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन को देखने के लिए आप यूज करोगे फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। नाउ वन रेवोल्यूशन, जब बॉडी पूरा एक रेवोल्यूशन घूम जाएगी, है ना, यहां से लेके सपोज करो यहां तक, जब बॉडी पूरा एक रेवोल्यूशन घूम जाएगी तो ये करेगी 360 डिग्री। तो वन रेवोल्यूशन इज 2 पाई आर अपॉन आर, आर आर कैंसल, तो ये बन गया 2 पाई रेडियंस। इसका मतलब वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। तो वन रेडियन किसके बराबर होगा, 57.3 डिग्री और 0.159 रेवोल्यूशंस। ठीक है, ये बात आप याद रखना। आगे चलते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने आपको दिखाई थी एक रेफरेंस लाइन, ये देखो, ये ना रेफरेंस लाइन। अब इसको बड़े ध्यान से देखना। सपोज करो रेफरेंस लाइन किसी टाइम t1 पे, किसी इंस्टेंट टाइम t1 पे बना रही थी एंगल θ1, कहां से, ये फिक्स पोजीशन से। अब क्योंकि लाइन घूम रही है ना, लाइन घूम रही है, तो घूम के ये पहुंच गई यहां पे। किसी टाइम t2 पे ये बना रही है एंगल θ2 फिक्स पोजीशन से। अब अगर मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ढूंढनी है तो वो क्या होगी, वो होगी ये डेल्टा थीटा। दिस विल बी नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विच विल बी गिवन बाय θ2 माइनस θ1। बात आपको ये याद रखनी है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर तो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इट विल बी पॉजिटिव, लेकिन अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इट विल बी नेगेटिव। ये आपकी जो क्वाड्रेंट्स हैं उसी की तरह ही हैं। क्वाड्रेंट्स एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव, अगर क्लॉकवाइज चल पड़ेंगे तो नेगेटिव। ठीक है, समझ में आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अब क्योंकि बॉडी घूम रही थी, बॉडी के सारे पार्टिकल्स भी साथ घूम रहे हैं, तो अब हम पता करेंगे एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है, मान लो हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी पता करते हैं बॉडी की, तो इट विल बी गिवन बाय θ2 माइनस θ1 अपॉन t2 माइनस t1, मतलब डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो चेंज इन एंगुलर डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, दिस विल गिव अस एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी देखें, मतलब उसी पॉइंट पे पार्टिकल की या बॉडी पे या उसी टाइम पे या उस टाइम इंस्टेंट पे या उस वक्त बॉडी की कितनी वेलोसिटी थी या पार्टिकल की कितनी वेलोसिटी थी, दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी एंड इट इज गिवन बाय ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, याद रखना एंगुलर वेलोसिटी इज डी थीटा अपॉन टी टी। तो ये इक्वेशन, अब देखो नोट करने वाली बात क्या है, above इक्वेशन होल्ड्स नॉट ओनली फॉर द रोटेटिंग रिजिड बॉडी। ये नहीं है कि ये इक्वेशन सिर्फ इस रिजिड बॉडी पे लगेगी, बल्कि ये इक्वेशन हर उस पार्टिकल पे लगेगी जो कि रिजिड बॉडी के साथ एसोसिएटेड है एज ए होल, बट आल्सो फॉर एवरी पार्टिकल ऑफ दैट बॉडी बिकॉज ऑल पार्टिकल्स आर लॉक्ड टुगेदर। आपसे कोई पूछे भाई इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है और इसकी कितनी है, मान लो ये पार्टिकल 1 है, ये पार्टिकल 2 है। मान लो आपसे कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है कि ये रिजिड बॉडी किसी एक एक्सिस के अबाउट घूम रही है, ये रहा पार्टिकल 1, ये रहा पार्टिकल 2, आप मेरे को ये बताओ क्या एंगुलर वेलोसिटी का फर्क होगा, तो आप बोलोगे सर नो, कोई फर्क नहीं होगा। क्यों, सारे पार्टिकल्स सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेंगे। ठीक है, ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। अब यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं रेडियन पर सेकंड या रेवोल्यूशन पर सेकंड। अब अगर आप एंगुलर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लो तो उसको हम कहेंगे एंगुलर स्पीड। ठीक है, विच विल बी गिवन बाय, वैसे यहां पे ओमेगा। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये होगी सिंपल ओमेगा। आगे चलें। ओके, तो अगर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी है तो उसकी कुछ एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगी।
एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी गिवन बाय चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। अगर आप इंस्टेंटेनियस, ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मतलब उस पॉइंट पे उस टाइम इंस्टेंट पे कितनी एक्सेलरेशन थी, तो अगर आपने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देखनी है तो दैट विल बी गिवन बाय डी ओमेगा अपॉन डी टी। इट इज ऑल्सो होल्ड्स गुड फॉर एवरी पार्टिकल ऑफ दैट बॉडी, मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है ये पूरी रिजिड बॉडी पे तो लगेगा ही, साथ में हर पार्टिकल पे भी ये इक्वेशन वैलिड है, मतलब आप हर पार्टिकल की एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। अब यूनिट क्या होती हैं? यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये होते हैं इसके यूनिट्स, या रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, गॉट द पॉइंट। ओके, ये तो सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट थे। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी? ठीक है, ये देखते हैं। पेपर में कई बार ये पूछ भी लेते हैं, छोटी सी डेरिवेशन आती है। ये देखो मेरे पास एक बॉडी है, ये देखो ये वाली आर्बिट्ररी बॉडी है, इस पे है एक पॉइंट P। अब P पॉइंट, अब जब ये बॉडी रोटेट कर रही है तो P पॉइंट भी ऐसे सर्कल में रोटेट करेगा। ठीक है, ये है रोटेशन एक्सिस विच इज फिक्स्ड, ये है वो सर्कल जिसके अबाउट P, जिसके ऊपर P घूम रहा है। ऐसे P हर जगह अपनी पोजीशन को ऐसे चेंज करेगा। डिस्टेंस हो गया R, ये होगी पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी V वेक्टर। ठीक है, अब ज्योमेट्री से मुझे पता है, अभी मैंने पता किया था कि S इज इक्वल टू थीटा आर होता है ना, S इज इक्वल टू थीटा आर, थीटा इज इक्वल टू S बाय आर, तो S इज इक्वल टू थीटा आर। अब इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, तो ds अपॉन dt विल गिव यू v, d थीटा अपॉन dt विल गिव यू ओमेगा, एंड r तो r है ही। ठीक है, तो ये बन गया v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r। इस बॉडी के ऊपर P पॉइंट की, इस बॉडी के ऊपर P पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? v इज इक्वल टू ओमेगा आर। अगर वेक्टर फॉर्म में देखो तो v इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। आप ये बात याद रखना, इट कैन नेवर बी r वेक्टर क्रॉस ओमेगा वेक्टर, ऐसा कभी नहीं होता, याद रखना आप। ठीक है, अगर आपने r क्रॉस ओमेगा कर दिया तो जो क्वेश्चंस होंगे आपके वो गलत हो जाएंगे। तो v वेक्टर इज ऑलवेज ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। ये है वेक्टर का रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन टेल्स अस दैट सिंस ऑल पॉइंट्स, अब इस पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनना, ऑल पॉइंट्स विद इन द रिजिड बॉडी हैव द सेम एंगुलर स्पीड। अब जैसे ये बॉडी है, एक पॉइंट P है, मान लो मैं यहाँ पे बना देता हूं ऐसे करके, ये है बॉडी, तो एक पॉइंट ये रहा P, ये वाला पॉइंट, और ये एक रहा ये वाला पॉइंट, तो सबकी जो एंगुलर स्पीड होगी ओमेगा, ये तो सेम है, लेकिन जो लीनियर स्पीड होगी, लीनियर स्पीड v, ये सेम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि v इज इक्वल टू ओमेगा आर, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। जितना रेडियस बड़ा होगा उतनी ही वेलोसिटी ज्यादा होगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फिक्स्ड एक्सिस से कोई पॉइंट जितनी दूर होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। एक्सिस के पास जितने भी पॉइंट्स होंगे उनकी वेलोसिटी कम होगी as compared to those points which are farther away from the rotation axis। ठीक है, समझ में आया? देखो एंगुलर वेलोसिटी सबकी सेम होती है, लेकिन लीनियर स्पीड अलग अलग होगी। तो रिमेंबर, लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज ए टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ ऑफ पॉइंट इन क्वेश्चन। ठीक है, ये आपने पिछले लेक्चर्स में देख भी लिया होगा, हमेशा टेंजेंट होती है लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आ गया? देखो है तो बड़ी छोटी सी चीज बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बना देगी। समझ में आ गया? ओके, अब v इज इक्वल टू ओमेगा आर मुझे पता चल गया, मैंने अभी देखा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो dv बाई डी टी डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर। dv बाई डी टी क्या बन गया? एक्सेलरेशन। डी ओमेगा बाई डी टी क्या बन गया? एक्सेलरेशन। ये r, ये तो दोनों ही एक्सेलरेशन है। क्या दोनों एक्सेलरेशन में कोई फर्क है? बिल्कुल फर्क है। at है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, at क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। ये एंगुलर एक्सेलरेशन है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड कौन सी एक्सेलरेशन दूसरी अभी बताई थी मैंने, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो दोनों में ये रिलेशनशिप है। अगर आप वेक्टर फॉर्म में देखो तो ए वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। फिर वही बात याद रखना, इट कैन नेवर बी आर वेक्टर क्रॉस अल्फा वेक्टर। ठीक है, अगर आप रेडियल एक्सेलरेशन देखो
अगर आप रेडियल एक्सेलरेशन देखो तो दैट इज v स्क्वायर बाय r, क्योंकि v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके देखो, यू विल गेट ओमेगा स्क्वायर r एंड ओमेगा विल ऑलवेज बी इन रेडियन। ठीक है, बात याद रखना। देखो ये डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ये पॉइंट, इसकी दो एक्सेलरेशन हैं, at टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड ar विच इज रेडियल एक्सेलरेशन, या हम इसको एक और एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, कौन सी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो इनर्शिया तो हमने पढ़ा है क्या होता है। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया इज द रेजिस्टेंस टू मोशन, है ना। जब हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़े थे तो उसमें हमने समझा था कि इनर्शिया होता है रेजिस्टेंस टू मोशन। कोई भी बॉडी मोशन को रेजिस्ट करती है। मोर इज द मास, मोर इज द इनर्शिया। भारी चीजों को हिलाना मुश्किल हो जाता है, हल्की चीज को हिलाना बड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि भारी चीजों का इनर्शिया ज्यादा होता है, क्योंकि उनका मास भी ज्यादा होता है। अब इनर्शिया तो समझ में आ गया, रेजिस्टेंस टू मोशन। ये क्या होता है? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो आप एक बात याद रखना, अगर तो सिंपल आपको टर्म आई इनर्शिया, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन की बात हो रही है। लेकिन अगर टर्म आई मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मतलब किसी ऐसी बॉडी की बात हो रही है विच इज रोटेटिंग, मतलब कोई बॉडी रोटेट कर रही है, इसलिए ये टर्म आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये रोटेशन मोशन का हार्ट टॉपिक है, मतलब ये दिल है उसका। ठीक है, समझ मुश्किल भी है थोड़ा सा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भी है, तो बड़े ध्यान से समझना। व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेट्स अंडरस्टैंड। देखो ये मेरे पास एक रैंडम सी कोई रॉड है, ये इसके बीच में से बिल्कुल एक्सिस एक जा रहा है। अगर मैं इस रॉड को इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाऊं, सिंपल है ना, ऐसे घुमाना है मुझे तो, और नीचे एक रॉड है, इसका मैंने एक्सिस, देखो यही एक्सिस को मैंने चेंज करके ऐसे, ये भी एक्सिस है, इसको ऐसे घुमाना है, बॉडी को इसके आसपास ऐसे घुमाना है। आप मुझे बताओ दोनों में से किस बॉडी को घुमाना इजी है? बॉडी 1 या बॉडी 2? किसको उसके एक्सिस के आसपास घुमाना इजी है? आंसर इज 1, इट इज इजी। ये पहली को घुमाना इजी है, लेकिन दूसरी वाली को घुमाना थोड़ा हार्ड है। क्यों? ऐसा क्यों? देखो ये वाला है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रहा, ये ऐसे बीच में से पास करेगा। तो आप देखो कि जो मास के पॉइंट्स हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिल्कुल पास हैं, लेकिन यहाँ पे जो मास का पार्टिकल है, ये देखो, ये एक मास का पार्टिकल नजदीक है, लेकिन ये वाला मास का पार्टिकल एक्सिस से काफी दूर चला गया। तो फिजिक्स ये कहती है कि अगर किसी रोटेटिंग बॉडी के मास के पार्टिकल्स उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर चले जाएं, तो उस बॉडी को उस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना काफी हार्ड हो जाता है, मतलब काफी मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें ये देखने में हेल्प करता है कि किसी बॉडी को एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कराना इजी है या मुश्किल है। ये भी बताता है कि किसी बॉडी की मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई पड़ी है, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन ही हमें ये बताती है कि उस बॉडी को रोटेट करना इजी है या मुश्किल। ठीक है, समझ में आ गया व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि किसी बॉडी को किसी एक्सिस के अबाउट घुमाना इजी है या मुश्किल। इसी के एनालिसिस को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलिए आगे चलते हैं। ये देखो, ये एक वुड कटिंग मशीन है, ये है इसका कटर। ठीक है, अब इसको हम कटर को ही काट लेते हैं। कटर को काट के ये मैं दिखाया। ठीक है, अब इस कटर पे आप ध्यान से देखो, ये काफी सारे पॉइंट्स हैं कटर में। यहाँ भी एक पॉइंट है, यहाँ भी एक पॉइंट है, यहाँ भी एक पॉइंट है, यहाँ भी। जब ये कटर घूमेगा ये पॉइंट्स के साथ घूमेंगे। ठीक है, ये देखो, ये हालांकि काफी दूरी पे है, कोई दूर है कोई पास है। अब आप एक बात ध्यान से देखो, हर एक पॉइंट की जो ओमेगा है वो तो सेम होगी, लेकिन हर एक पॉइंट की v अलग अलग होगी, मतलब लीनियर वेलोसिटी। जो पार्टिकल जितना दूर होगा उसकी लीनियर वेलोसिटी उतनी तेज होगी, लेकिन हर पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। चलिए घुमाते हैं, ये घूमने लग गया। ठीक है, अब जब ये कटर घूम रहा है तो कटर में, अब क्योंकि चलती हुई चीज में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। अब क्या इस कटर में भी काइनेटिक एनर्जी है? वेल, काइनेटिक एनर्जी तो है, लेकिन क्योंकि ये घूम रहा है इसलिए इसमें लीनियर काइनेटिक एनर्जी तो नहीं हो सकती।
तो एक्चुअली इसमें होती है, वैसे तो कहते हैं के ई है, इसको बोलते हैं आर के ई, मतलब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि किसी घूमती हुई बॉडी में कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है। उससे पहले आप ये बात याद रखना कि मान लो इस पॉइंट का मास है m1, इस पॉइंट का मास है m2 और ऐसे ही इस पॉइंट का मास सपोज करो mn है। ठीक है, ऐसे हमने हर एक पॉइंट का मास ले लिया, तो हर पॉइंट की वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। चलिए आगे चलते हैं। तो किनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv²। तो पहले पार्टिकल की किनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m1v1², दूसरे की हाफ m2v2², ऐसे ही सो ऑन चलती जाएगी। तो मेरे पास बचा सुमेशन ऑफ हाफ mi इंटू vi², हर एक पार्टिकल की। मैंने यहाँ पे ओमेगा क्यों नहीं लिया, बाद में बताऊंगा। पहले तो ये कि सबकी v अलग अलग है, इसलिए v1 v2 v3। अब सुमेशन ऑफ हाफ तो हाफ ही रहा, m तो m ही रहा। मुझे पता है कि v होता है r इंटू ओमेगा, तो मैंने यही वैल्यू यहाँ पुट कर ली, देखो ओमेगा r। अब क्योंकि ओमेगा तो हर एक पार्टिकल की क्या है, सेम, अभी बताया था मैंने, किसी भी रोटेटिंग बॉडी के हर एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी हमेशा सेम होती है और लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होती है। हो गया ओमेगा आर, ये बन गया ओमेगा आर का होल स्क्वायर। हाफ को बाहर निकाल लो, ये देखो हाफ बाहर निकल आया, अंदर बच गया सुमेशन ऑफ एम आर स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल लिया। तो ये हमारे पास एक टर्म बची समेशन ऑफ m1r1²। इसका अलग से एनालिसिस करते हैं, इतना समझ में आ गया। चलो, ये जो टर्म है समेशन ऑफ m1r1², इसी को बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है। वैसे देखा जाए तो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू mr², यहाँ पे है I इज इक्वल टू समेशन ऑफ m1r1²। तो क्या होता है ये, इसको समझते हैं। दिस इक्वेशन टेल्स अस how the mass of rotating body is distributed about its axis of rotation। ठीक है, कैसे किसी बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूटेड है बॉडी में। वी कॉल दैट क्वांटिटी दी रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसको बोलते हैं, डिनोटेड बाय आई। इट इज ए कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर रिजिड बॉडी एंड ए पर्टिकुलर रोटेशन एक्सिस। सबके लिए अलग अलग तरीके का होता है। कॉशन, ध्यान रखना, that axis must always be specified if the value of I is to be meaningful। मतलब रोटेशनल इनर्शिया या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब ही तब है जब आप कोई एक्सिस ऑफ रोटेशन स्पेसिफाई कर दो, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है। कोई आपको पूछे कि इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो, तो आपका सबसे पहले क्वेश्चन ये होना चाहिए कि आप इसका मुझे एक्सिस बता दो कि ये किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। बट इस चीज से क्या फर्क पड़ता है कि बॉडी किस एक्सिस के आसपास रोटेट कर रही है, हमें तो इस चीज से मतलब है ना कि बॉडी रोटेट कर रही है, नहीं। आगे जाके हम ये समझेंगे कि कैसे इस बात से फर्क पड़ता है कि एक्सिस के चेंज हो जाने से आई की वैल्यू में चेंज क्या आता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ओके, तो आई की वैल्यू बनी समेशन ऑफ m1r1², ये है फॉर्मूला रोटेशन इनर्शिया, और k इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर विच इज काइनेटिक एनर्जी, एंड ओमेगा इज ऑलवेज इन रेडियंस। तो आपको कोई पूछे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी बता दो, तो आप हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगा दोगे, वेयर आई इज रोटेशन इनर्शिया। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी को निकालने के लिए आपको आई पता होना चाहिए। लेट्स कैलकुलेट आई। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट कैसे करें, देखो यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही है आपको, ये फ्रिस्बी है। अब फ्रिस्बी के बिल्कुल सेंटर में ये फ्रिस्बी अपने ही सेंटर के आसपास रोटेट कर रही है, ये देखो। तो इसका भी एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, लेकिन अगर इस फ्रिस्बी को किसी और एक्सिस के अबाउट रोटेट करवा दें तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है, चलिए वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है कॉन्टिन्यूस बॉडी के लिए, ठीक है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ r² इंटू dm। मतलब कोई अगर एक रैंडम बॉडी है, किसी भी तरीके की रैंडम बॉडी है ना, वो किसी एक्सिस के अगर आसपास रोटेट कर रही है ऐसे करके, तो उसके जो छोटे छोटे मास के पार्टिकल्स हैं, लेट द मास ऑफ वन पार्टिकल इज dm, और उस पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है, लेट इट बी r। तो हर एक पार्टिकल का एवरेज डिस्टेंस होगा r। तो फॉर्मूला बना I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ r² इंटू dm। आप ऐसे सारे पार्टिकल्स का मास और डिस्टेंस ले लो, सबको इंटीग्रल कर दो, तो आपको मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसी में इंटीग्रेशन का भी जादू है। चलिए आगे चलते हैं।
इसको समझने के लिए हमको एक थ्योरम समझनी पड़ेगी, दैट इज नोन एज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मेरे पास एक बॉडी है, ये देखो रिजिड बॉडी है कोई आर्बिट्रेरी, इसमें से दो एक्सिस पास हो रहे हैं, एक इसके सेंटर ऑफ मास में से और एक पैरेलल ही थोड़ी दूरी में ये ऐसे एक्सिस पास हो रहा है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ऐसी बॉडीज की रोटेशनल मोशन को एनालाइज कैसे करें। अब आपको क्या करना है, ये जो दो एक्सिस हैं आप इस बॉडी को ऊपर से देखिए, है ना। तो ऊपर से जब आप देखोगे तो आपको बॉडी कुछ ऐसे नजर आएगी, ऐसे नजर आएगी। ये रहे दो एक्सिस, ये ऊपर से आपको आउट ऑफ पेज नजर आएंगे, साथ दोनों एक्सिस आउट ऑफ पेज हैं, एक्सिस 1 एक्सिस 2, मतलब ये एक्सिस आपकी तरफ देख रहे हैं, ये पॉइंट हो गया P, ठीक है। तो ये मैंने एक ले लिया ट्रायंगल यहाँ पे। सबसे पहले जब आपने प्रूव करनी है थ्योरम तो सबसे पहले आपने ये ट्रायंगल ले लेना, ध्यान से बना लो अपना। ट्रायंगल ले लिया। अब ये रहा मेरा एक छोटा सा पार्टिकल, मास का पार्टिकल, यहां भी ट्रायंगल ले लिया, सीधी बस सीधी लाइन बनी है आपने, दो ट्रायंगल ले लिए। अब इसकी कर दो आप लेबलिंग A B D, ठीक है। ये यहाँ पे x1 माइनस ए, y1 माइनस ई, ये हो गया mi, मतलब यहाँ पर dm भी ले सकते हो, और ये मास का पार्टिकल है, ये हो गया yi डिस्टेंस, ये हो गया xi डिस्टेंस, और cum का आपको पता ही है क्या होता है, सेंटर ऑफ मास। इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। डायग्राम अच्छे से देख लो, चलिए आगे। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब ICM ऑफ द स्लाइस अबाउट द एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। देखो सबसे पहली लाइन यहां पे ये बोल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का उस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है COM। कहता अगर ये बॉडी अब आप पता है क्या करो, यहां पे आप फिंगर रख लो, अपनी फर्स्ट फिंगर इस ब्लैक स्पॉट पे रख लो, और अब इमेजिन करो कि बॉडी आपकी फर्स्ट फिंगर के आसपास घूम रही है ना। ये फर्स्ट फिंगर होगी और बॉडी कुछ ऐसे घूमेगी, ऐसे गोल गोल घूमेगी बॉडी। तो हमने अभी इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लगाना है अबाउट दिस एक्सिस। तो अबाउट सेंटर ऑफ मास हमें पता लगा। अब हमें पता है कि I इक्वल टू mr स्क्वायर होता है, तो सुमेशन ऑफ सारे पार्टिकल्स m इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्यों, ऐसा क्यों, ये देखो ध्यान से, ये होगी x, है ना, ये हो गया x और ये हो गया y। ये m1 का इस पार्टिकल का निकालना है, इस पार्टिकल का, क्योंकि इस पार्टिकल की टोटल डिस्टेंस है x, यहाँ पे है y, तो ये बन गया xi प्लस yi स्क्वायर। समझ में आ गया, mr स्क्वायर। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्लाइस अबाउट द एक्सिस थ्रू P। अब P वाला देखना है। अब फिंगर अपनी P पे रख लो और बॉडी को घुमाओ, तो बॉडी इस जो O एक्सिस है, O वाला एक्सिस है, इसके आसपास घूमती आपको नजर आएगी, है ना। अब P के आसपास देखते हैं इस पार्टिकल, अब देखना आपने mi ही है, mi अब P के अबाउट घूमेगा, ये देखो mi P के अबाउट घूमेगा, ठीक है। तो ये बना IP इज अ समेशन ऑफ mi, ध्यान से देखो, x1 माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस बी का होल स्क्वायर। ये देखो x1 माइनस ए, ये y1 माइनस बी, क्योंकि हमने हाइपोटेन्यूज वाला डिस्टेंस लेना था तो हमने ये ले लिया। अब क्या करो, IP इसको पूरा खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये बड़ी सारी टर्म बनेगी आपके पास, ये वाली टर्म बन जाएगी। खोल के देखना इसको, इस पूरी को ओपन कर दो, ठीक है, ये बन जाएगा। अब इस टर्म को एनालाइज करते हैं, तो इस टर्म को एनालाइज करते हैं, ठीक है। अब एनालाइज करने के लिए आप इस टर्म को अलग अलग देखो। पहले ये वाली टर्म देखो, ये mr स्क्वायर, ये mr स्क्वायर मतलब ये जो डिस्टेंस है ये बन गया ICOM, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। ये हो गया सॉल्व। अब इसका देखो, ये क्या एक्सप्रेशन है, इसको ध्यान से देखो। दिस एक्सप्रेशन इज टेलिंग अस कि सारे मास के पार्टिकल्स आर लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस। तो कोई भी पार्टिकल अपने अबाउट तो घूम नहीं सकता, इसका मतलब दिस टर्म कम्स आउट टू बी 0। सिमिलरली ये टर्म भी देखो, सारे मास के पार्टिकल्स आर लाइंग ऑन वाई एक्सिस और कोई भी पार्टिकल अपने एक्सिस के अबाउट नहीं घूम सकता, तो वैल्यू इज 0। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन गया डी स्क्वायर, और सारे मास के पार्टिकल्स का मास हो गया m, विच इज एक्चुअली द मास ऑफ होल बॉडी। तो IP बन गया, IP इज इक्वल टू ICOM, ये तो हो गया 0 इज md स्क्वायर। तो IP इज इक्वल टू ICOM प्लस md स्क्वायर। दिस प्रूव्स पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मतलब अगर किसी बॉडी के बीच में से दो एक्सिस पास कर रहे हो और अगर बॉडी ने रोटेट करना हो तो बॉडी को इस कंडीशन को फॉलो करना होगा, तो ही बॉडी घूम सकती है।
लेकिन अगर आप इसको अगर और तरीके से समझना चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर हमको किसी ऐसी बॉडी की मोशन को एनालाइज करना है जिसमें से दो एक्सिस पैरेलली पास कर रहे होते हैं, तो वो रोटेट करने के लिए कितनी रेजिस्टेंस हमको देगी, ये पता चलेगा इस एक्सप्रेशन से, आई पी इज इक्वल टू आई कॉम प्लस एम टी स्क्वायर। मतलब ऐसी किसी बॉडी को अबाउट एक्सिस पी घुमाने के लिए ये एक्सप्रेशन फॉलो होना चाहिए, तो हमें पता चलेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कि वो कैसे घूमेगी। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, अब ये देखो, जैसे जैसे आप एक्सिस चेंज करते जाओगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। ये देखो, ये एक रॉड है, इसके सेंटर में से एक्सिस गुजर रहा है, ये हो गया इसका मोमेंट इनर्शिया। जैसे ही मैंने एक्सिस चेंज किया, यहाँ पे ले आया, मोमेंट इनर्शिया चेंज हो गया। स्क्वायर, ये देखो रेक्टेंगुलर बॉडी सेंटर में से पास कर रही है तो ये, लेकिन अगर यहाँ पे आ जाए, ये हिंज बन जाएगा, जैसे डोर खोलता है तो मोमेंट इनर्शिया ये बन गया। देखो अभी ये ऐसे रोटेट करेगा। ठीक है, ये देखो, ये है हॉलो सिलेंडर का, ये हॉलो सिलेंडर की, सॉलिड सिलेंडर का, ये सॉलिड सिलेंडर का, सबकी वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, सबके एक्सप्रेशन हालांकि अलग अलग हैं, आपको डेरिवेशन करके सबको प्रूव भी करना पड़ेगा। वैसे आपको कंपटीशन के लिए या एग्जाम्स के लिए ये चीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, टॉक